हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः इनकम टैक्स की चर्चा कर रहा हूं। पिछले 2 वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शंस के रूप में इनकम टैक्स और दूसरा अलाउंसेस के रूप में। अलाउंस में हाउस रेंट अलाउंस की पूरी तरह समझा चुके थे। उसके अंतर्गत मात्र 3 नियमों को याद रखना है। किसी भी हिसाब में हाउस रेंट अलाउंस निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अर्थात सभी शिक्षक इनकम टैक्स को अपने अपने तरीके से बताते हैं। मैं भी अपना एक तरीका ही बताता हूँ, लेकिन यह तरीका जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विद्यार्थियों को प्राय इनकम टैक्स को समझने में अथवा उसे बनाने में ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए मैंने इनकम टैक्स के हर एक नियम को प्राय शब्दों के जाल में उसको ला दिए हैं। मीन्स शब्दों के द्वारा हम इनकम टैक्स को व्यक्त करते हैं। किसी भी अलाउंस को पढ़ें, परक्यूजिट्स को पढ़ें, इन काइंड्स पढ़ें, फैसिलिटीज़ पढ़ें, प्रॉफिट इन लियो सैलरी पढ़ें। मीन्स हमने सारी चीज़ों को प्राय शब्दों में व्यक्त कर दिया है। इस शब्दों के द्वारा इनकम टैक्स को समझने में विद्यार्थियों को ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि मेरे नियम के द्वारा अगर इनकम टैक्स बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितने भी नियमों का उल्लेख करूंगा उसे कंठस्थ के रूप में आपको याद करना होगा। तभी आप इनकम टैक्स के प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अन्यथा दुविधा क्या होगी, एक तरफ क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे तरफ उलट कर देखिएगा। अर्थात इसको आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से सजा कर लिख लेंगे। आपको इनकम टैक्स बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउस रेंट अलाउंस की बात हमने पूरी कर ली थी, जिसके अंतर्गत मात्र 3 नियम का विवरण किए थे। हमने 1 नंबर छोड़ दिया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, यह कहकर कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रश्न से सीधे उठाते हैं और मैं अपने सॉल्यूशन में उसे रख देता हूं। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा था टैक्स फ्री अलाउंस, मीन्स उस पर टैक्स ही नहीं लगना है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि उसे प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न में ही रहने दीजिए, उसे आप अपने हल में शामिल नहीं कीजिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो 2 बातें अलाउंस के अंतर्गत ऐसी है जिसको कि एक तरफ जो फुल्ली टैक्सेबल है एज इट इज उठाकर आप अपने सॉल्यूशन में रखेंगे, और एक तीसरा है टैक्स फ्री, जिसको प्रश्न में पढ़कर प्रश्न में ही रहने देंगे, उसको टच करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप टच कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से आपसे कुछ न कुछ गलतियां हो जाएंगी। तो टैक्स फ्री अलाउंस की मात्रा बहुत कम है और फुल्ली टैक्सेबल की मात्रा बहुत अधिक है, जिसे प्राय एक एक करके पढ़ना बड़ा मुश्किल का काम होता है। अर्थात मैं आपको आफ्टर ऑल जब हम पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस को खत्म करेंगे तो एक शब्दों में जो अनेकानेक प्रकार के फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं, प्राय एक लॉजिक में मैं आपको समझा दूंगा। उसे अलग अलग समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है उसे सीधे प्रश्न से उठाकर मैं अपने हल में रख देता हूं। तो एक एक करके इनकम टैक्स को बहुत ही संक्षिप्त बना दिए हैं। इतना संक्षिप्त कि अगर इसे कंठस्थ कर लिया जाए तो इनकम टैक्स के हर प्रॉब्लम का सोल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दावा भी करता हूं, बशर्ते कि आप मेरे नियमों को कंठस्थ रूप से याद कर लें। अर्थात इसे कॉपी पर लिख लें, वीडियो के द्वारा कॉपी पर लिख लें और स्मरण रखें, इसको याद करें, तब बनाने में आनंद आएगा। तो हमने फिर से लिख दिया था कि अलाउंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस एंड टैक्स फ्री अलाउंस। अर्थात ए और सी को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बी को डिस्कस कर रहा हूं। और बी के डिस्कस करने में हमने हाउस रेंट अलाउंस को
डिस्कस कर दिया था। इसके नियम को अगर समझना है तो दूसरे वीडियो में जाइए, बहुत ही आसानी पूर्वक उसको आप समझ सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग प्रायः अंग्रेजी के अंतर्गत किया गया है। जो अंग्रेजी नहीं भी जानते हैं उनको भी प्राय अंग्रेजी वाले सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। अब आगे शुरू करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस के बाद मैं आज चर्चा करूंगा एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की चर्चा करें इससे पहले अब इसको हम पूरी तरह से हटा देते हैं और मैं जो जो बताऊंगा उसके लिए हम लिखेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको बोलते हैं मनोरंजन भत्ता। प्राय एक मालिक के द्वारा कर्मचारी को अनेकानेक प्रकार के अलाउंस अथवा भत्ते दिए जाते हैं। हर भत्ता देने के पीछे कुछ न कुछ मानसिकता होती है, अर्थात उस मानसिकता को भी समझना होगा कि इंटरटेनमेंट अलाउंस हम क्यों देते हैं और इसे किस प्रकार से टैक्सेबल किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कर्मचारी को दो वर्गों में विभाजित किया, वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय, मीन्स प्राइवेट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय, यहाँ कर्मचारियों के दो ही वर्गीकरण किए जाएंगे, तीसरा कोई वर्गीकरण नहीं होगा। या तो वह सरकारी कर्मचारी होंगे या तो वह प्राइवेट कर्मचारी होंगे। तो जगह जगह पर मैं सरकारी कर्मचारी और अन्य कर्मचारी की व्याख्या करूंगा, तो आप समझ जाइएगा बात को कि अगर अदर एम्प्लॉय लिखते हैं दैट मीन्स दैट इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता, एक मालिक के द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। पहले ही मैंने कह चुका है अपने पहले वीडियो में कि मैं एम्प्लॉयर को हमेशा मालिक का संबोधन दूंगा ताकि आपको समझने में आराम हो। मालिक और कर्मचारी के संबंध की व्याख्या हमने सैलरी के अंतर्गत किया था कि मालिक के द्वारा कर्मचारी को दिया गया। एम्प्लॉयर को हम यहाँ प्राय मालिक संबोधित कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्थात समझने के लिए मैंने एम्प्लॉयर को एज ए मालिक के रूप में प्रस्तुत किया। चाहे जिसको भी मनोरंजन भत्ता मिलता, सीधी सी बात है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, प्राय मनोरंजन भत्ता दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों को दिए जाते हैं। अब दोनों ही प्रकार के कर्मचारी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि मनोरंजन भत्ता चाहे सरकारी कर्मचारी को हो या प्राइवेट कर्मचारी को हो, बोथ आर इंक्लूडेड इन सैलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी एडेड इन सैलरी फुल, दैट मीन्स चाहे सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता मिला हो या प्राइवेट कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता मिला हो, दोनों ही स्थिति में प्रथम दृष्टया इसको सैलरी में पूरा का पूरा जोड़ देंगे और इसी को हम एज ए नियम के तहत लिखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी एडेड इन सैलरी ब्रैकेट में फुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी एडेड इन सैलरी फुल, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, सैलरी में जोड़ने के लिए अंतर नहीं करना है। अब इसमें डिडक्शन दिए जाते हैं, दैट मीन्स इंटरटेनमेंट अलाउंस का कुछ भाग एग्जेम्प्टेड भी होते हैं और हम अलाउंस में क्या पढ़ रहे हैं, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को निकालना। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का ट्रीटमेंट दो तरीके से, एक है जितना अलाउंस रिसीव हुआ एग्जेम्प्टेड उसमें घटा दीजिए, टैक्सेबल निकल आएगा जिसको सैलरी शीर्षक में जोड़ देते हैं।
दूसरा है फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा जोड़ दिए तो कहीं ना कहीं एग्जेम्प्टेड अमाउंट को घटाया जाएगा। मीन्स दोनों ही क्रिया एक ही प्रकार की है, लेकिन इसका प्रयोग दो तरह से करते हैं। एक है एग्जेम्प्टेड अमाउंट को अलाउंस में घटाकर नेट अमाउंट को सैलरी में जोड़ देते हैं, और इंटरटेनमेंट अलाउंस में पहले इसको सैलरी में जोड़ देते हैं और जिसको भी एग्जेम्प्टेड मिलेगा उसे बाद में घटाते हैं। आंसर पर दोनों का इफेक्ट एक ही होता है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और एग्जम्पशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दिए जाते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो सैलरी में जोड़कर ही रख देंगे, उसको कुछ भी कटौती देने की जरूरत नहीं, घटाने की जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। अर्थात एग्जेम्पशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं दिए जाते हैं। और यह एग्जेम्पशन ग्रोस सैलरी में घटाया जाता है। ग्रोस सैलरी मीन्स जब सैलरी के सारे शीर्षक लिख लिए जाएंगे और उसका एग्रीगेट कर लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रोस सैलरी। उसको सकल वेतन कहते हैं। उसी सकल वेतन के नीचे इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती दी जाती है। तब यहाँ पर लिखा जा सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी एडेड इन सैलरी फुल एंड डिडक्शन only to government employee in gross salary as follow। मीन्स किस प्रकार से देंगे उसको यहाँ लिखते हैं। अच्छी तरह से ये सेंटेंस को आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरटेनमेंट अलाउंस को वेतन शीर्षक में जोड़ देते हैं। इफ दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट मीन्स ग्रोस सैलरी में इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती दी जाती है। किसे? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कटौती देने के लिए यहाँ पर तीन विकल्प आपको निकालना है। नंबर 1 इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, दैट मीन्स टोटल आपको कितना इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, एक राशि के रूप में यहाँ पुटअप कर देना है। नंबर बी 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी अर्थात मूल वेतन का 20% निकाल कर यहाँ एक अमाउंट पुटअप कर दीजिए। और नंबर सी ₹5,000 मैक्सिमम, दैट मीन्स 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें सेलेक्ट करते हैं विच इवर इज लेस, विच इवर इज लेस, अर्थात जो लेस होगा सबसे कम वही डिडक्टेड होंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि यह लिमिट 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो बातें केवल ध्यान रखना है। अर्थात ये शब्दों के द्वारा इसे कॉपी पर आप बना लेंगे और इंटरटेनमेंट अलाउंस के 100% प्रूफ यही रूल्स होते हैं। इसको जैसे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन हमारे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको इनकम टैक्स बनाने में कोई दुविधा नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस पूरी तरह बच्चे समझ गए होंगे, पूरी विश्वास के साथ हम कर रहे हैं। कहना क्या है, इसे शब्दों के रूप में आपको याद करना है, याद करना है, बार बार याद करना है, ताकि
प्रश्न को हल करते समय एंटरटेनमेंट अलाउंस को पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर इतना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स बनाने में कोई दुविधा नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एजुकेशन अलाउंस। इसको शैक्षणिक भत्ता बोलते हैं। एजुकेशन अलाउंस प्राय एक मालिक के द्वारा अपने कर्मचारियों को बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं ताकि कर्मचारी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी तरह से बना हुआ रहे। इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि हमारे कर्मचारी प्राय संतुष्ट हों, उसे इतनी प्रकार की सुविधा देते हैं। हमने पहले ही बताया था कि परक्यूजिट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक परक्यूजिट्स अलाउंस के रूप में होते हैं जो प्राय इन कैश दिए जाते हैं और उसी को टर्म के रूप में हम अलाउंस कहते हैं। दूसरा जो सुविधा के रूप में दिए जाते हैं। सुविधा का मतलब 2 तरह की बात वहाँ, इन काइंड्स एंड फैसिलिटीज। इन काइंड्स एंड फैसिलिटीज अर्थात वस्तुओं में, इन काइंड्स का मतलब अर्थात वस्तुओं के द्वारा भी आपको लाभ पहुंचाया जाता है, तब उसके लिए सोचना होगा। आगे चलकर हम सभी की व्याख्या करेंगे और सभी की व्याख्या करते हुए उस स्थान पर पुनः हम इसको स्पष्ट करेंगे कि यही है, दैट इज इन काइंड्स फैसिलिटी। और दूसरा है सुविधा। सुविधा मीन्स हमेशा यहाँ 2 लॉजिक याद रखिएगा। अलाउंस एंड फैसिलिटीज में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक चित दूसरा पट। अर्थात मालिक अपने कर्मचारियों को अगर सुविधा के रूप में नहीं देता है तो मुद्रा के रूप में प्रदान करता है। अगर आपको रहने का मुफ्त मकान दे दिया गया तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। आपके बच्चे को पढ़ने का शैक्षणिक संस्थान की सुविधा दे दी गई तो आपको एजुकेशन अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। कहने का मतलब या तो सुविधा या तो अलाउंस, ये हमेशा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस बात को आज नोट कर लीजिए, ये साइकोलॉजी समझना चाहिए। इस मनोविज्ञान को बिना समझे हुए आप इनकम टैक्स को नहीं समझ सकते। हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं तो मेडिकल अलाउंस देने की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स हर एक तरफ या तो मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अलाउंस, या तो एजुकेशन अलाउंस या एजुकेशन फैसिलिटीज। दैट मीन्स आप समझिए इस बात को, आगे चलकर फिर इसको चर्चा करेंगे। अभी हम मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। तो एजुकेशन अलाउंस क्यों दिए जाते हैं? अगर आपके बच्चों की शिक्षा के लिए मालिक ने किसी प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर बना रखे हों तो आपके बच्चे उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, तब आपको अलाउंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक के पास अगर इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान नहीं है तब प्राय मुद्रा में देते हैं ताकि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में इस अलाउंस के माध्यम से पढ़ सकें। तो एजुकेशन अलाउंस प्राय आपके बच्चों की शिक्षा के लिए ये भत्ते दिए जाते हैं। अर्थात आपको जितना भी मिलता हो इसमें एक एग्जेम्पशन लिमिट होते हैं, वह एग्जेम्प्टेड अमाउंट कर मुक्त होते हैं। बाकी अगर उससे अधिक का अलाउंस प्राप्त हुआ तो वह टैक्सेबल होते हैं। तो समझ रहे हैं कि अलाउंस में हम क्या निकाल रहे हैं? एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अर्थात एग्जेम्प्टेड अमाउंट को रिसीव्ड अमाउंट में घटा दें तो टैक्सेबल अमाउंट की प्राप्ति हो जाए, और वही टैक्सेबल अमाउंट हम सैलरी में जोड़ते हैं। यह बार बार अनेकों बार आपके सामने हमसे सुनने को मिलेगा ताकि आपके दिमाग में यह बात बिल्कुल सेट कर जाए। इसीलिए हम बार बार उसको दोहराते हैं क्योंकि यही सब इनकम टैक्स की कठिनाइयां हैं।
तो आज एक मूल रूप ने हमने आपको क्या सिखाया कि रहने का मकान दे दें तो मकान भत्ते की जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चों का शैक्षणिक संस्थान दे दें तो एजुकेशन अलाउंस की जरूरत नहीं है। अर्थात आप देखिएगा कि एक ही प्रश्न में कभी ये दो बातें साथ नहीं आ सकती है, आप तो एजुकेशन अलाउंस दे दें या तो एजुकेशन फैसिलिटीज देते हैं। तो हमने फैसिलिटीज नहीं दिया, इसलिए आपको एजुकेशन अलाउंस दे रहे हैं। आपको जितना भी देते हैं उसमें टैक्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेटेड होता है, उतना कर मुक्त होगा। बाकी उससे ज्यादा अलाउंस आपको प्राप्त हुए हैं तो वह टैक्सेबल होगा। ₹100 पर मंथ ₹100 per month per child for maximum 2 child। आपको एग्जम्पशन इतना ही मिलेगा, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड, अर्थात 2 बच्चों के लिए यह एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। आप प्राप्त कुछ भी करते हैं उससे मतलब नहीं है, आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा उससे मतलब रखिए। प्राप्ति में एग्जेम्पशन को घटा दीजिए और सैलरी शीर्षक में लाकर जोड़ दीजिए। यही सैलरी में सब काम करना है। एक एक करके हम इसको सीखेंगे, अर्थात बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे जो कह रहे हैं। अगर इनकम टैक्स बनाना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट को इन वाक्यों में याद रखिए। अर्थात हमने कोई डायग्रामेटिक काम नहीं करते हैं, हम सीधे इनकम टैक्स को अपने शब्दों में ढालने का एक प्रयास है और यह प्रयास बच्चों के लिए लाभकारी है। 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। देयरफॉर एग्जाम्पल स्वरूप हम कह सकते हैं आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में ₹500 पर मंथ मिल रहा है। दैट मीन्स टोटल साल भर में आपको ₹6000 मिला। लेकिन एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना होगा? एक बच्चे पर 1200। माना कि आपके 5 बच्चे पढ़ते हो लेकिन एग्जेम्पशन सिर्फ 2 बच्चों का मिलेगा, अर्थात एक बच्चे पर 1200 प्लस दूसरे बच्चे पर 1200। इस प्रकार कुल ₹24 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और बच गया 3600, वह सैलरी शीर्षक में टैक्सेबल हो जाएगा। तो बच्चों समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है जिसको आपको आगे रखना है। हाँ, हॉस्टल अलाउंस। प्राय आपके बच्चे हॉस्टल में अगर रहकर पढ़ते हों तो इसके लिए भी प्राय मालिक के द्वारा कर्मचारी को एज ए हॉस्टल अलाउंस दिए जाते हैं। आपको हॉस्टल अलाउंस के रूप में चाहे जितना मिलता, लेकिन एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपका तय है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अर्थात हॉस्टल अलाउंस के रूप में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड।
ज़्यादा आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर वही बात हो गई, आपको चाहे जितना एज ए अलाउंस के रूप में प्राप्त होता है आनंद लीजिए उसका, लेकिन आपको एग्जेम्प्टेड इतना ही मिलेगा। 300 पर मंथ मैक्सिमम अमाउंट है पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। मीन्स आपके 4 बच्चे हॉस्टल में रहते हो तो 4 बच्चों का करना यहाँ नहीं किया जाएगा, केवल 2 बच्चों को शामिल किया जाएगा। दैट मीन्स एक बच्चे पर 3600, दूसरा भी बच्चा है तो 3600। दैट मीन्स फुल एग्जम्पशन आपको 7200 मिलेंगे। अब सपोज दैट आपको 1000 पर मंथ हॉस्टल अलाउंस मिलता है तो कुल प्राप्ति 12000 कहलाएगी, जिसमें 7200 हटा देना है तो 11800 रुपया आपकी सैलरी में टैक्सेबल अमाउंट बनकर आएगा। पुनः एक बार, हॉस्टल अलाउंस, अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हो तो आपको मालिक के द्वारा एज ए हॉस्टल अलाउंस के रूप में जो भी राशि प्राप्त होती है उसमें आपको एक बच्चे के लिए 3600, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 7200 का एग्जम्पशन मिलेगा। बाकी उससे अधिक जितनी भी अलाउंस की राशि होगी वह आपके वेतन शीर्षक में कर योग्य करने के लिए जोड़ दिया जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, इसको यातायात भत्ता कहते हैं। कन्वेंस अलाउंस आपको दिया जाता है इसलिए ताकि आप अपने घर से निकलकर ऑफिस और कार्यालय पहुंच सकें, अर्थात इन रास्तों के खर्च के लिए प्राय इस प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। ये भत्ता प्राप्त होते हैं, आप खर्च करते हैं नहीं करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितना भी कन्वेंस अलाउंस के रूप में प्राप्त होगा उसमें एक एग्जेम्प्टेड लिमिट है, उतना कर मुक्त होगा। बाकी उससे अधिक प्राप्त हुआ तो वह टैक्सेबल होगा। हर एक अलाउंस में अभी यही बात हो रही है कि मिलता कुछ और है, टैक्सेबल होता कुछ और है, और ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट के चलते होता है। तो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड अमाउंट के रूप में 800 रुपया पर मंथ, 800 रुपीज, 800 पर मंथ, और 1600 रुपीज और रुपीज 1600 पर मंथ फोर लुनैटिक। लुनैटिक का मतलब होता है जो प्राय मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं हो, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं हो, हम लोग उसको लुनैटिक मीन्स वह सामान्य नहीं, वह नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल होते। प्राय इस प्रकार के लोग भी नौकरी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर जब जॉब दिए जाते हैं तो सामान्य को भी और असामान्य को भी दिए जाते हैं। अगर आप सामान्य है, इसी में सब दोनों बातें छिपी हुई है, रुपीज 800 पर मंथ और 1600 पर मंथ फॉर लुनैटिक। इसका मतलब अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो आपको 800 रुपया पर मंथ के दर से एग्जेम्प्ट होंगे, और अगर आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से असमर्थ हैं तो आपको 1600 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आप प्राप्त करते हैं तो वह ज़्यादा अमाउंट इसमें टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको एज ए नॉर्मल कैंडिडेट, एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय के रूप में अगर आपको 2000 रुपया अलाउंस मिलता है तो 800 रुपया आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 1200 रुपया टैक्सेबल हो जाएंगे। इसका मतलब इतना ही है। तो बच्चों समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर।
पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस। प्रायः यह भत्ता आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसका प्रयोग कर सकें। पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस दैट मीन्स यह खर्च व्यक्तिगत रूप से आपको दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं, अगर आप ट्रक के ड्राइवर हैं, अगर आप फ्लाइट के पायलट हैं, दैट मीन्स दैट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर आप नौकरी यातायात के साधन, तो यातायात के साधन रेलवे, हवाई जहाज ये सब होते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट की श्रेणी में रखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एग्जम्पशन लिमिट है 70% ऑफ अलाउंस, 70% ऑफ अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ whichever is less। अर्थात जो भत्ता आपको प्राप्त हो उस भत्ते का 70% सामने में रख लीजिए और 10,000 पर मंथ का मतलब 1,20,000 रुपया। दोनों को देखिए, whichever is less दैट मीन्स दोनों में कौन कम है। जो कम है वही आपका टैक्सेबल अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट माना जाएगा। अर्थात आप प्राप्त अलाउंस में उस एग्जेम्प्टेड अमाउंट को घटा देंगे। हर एक अलाउंस में प्राय यही बातें कही जा रही है कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट को प्राप्त अलाउंस में घटा देते हैं तो टैक्सेबल अलाउंस की प्राप्ति हो जाती है। तो यातायात का मतलब समझ गए होंगे कि रेलवे में आप काम करते हो, ड्राइवर हो, हवाई जहाज के पायलट हो, समुद्री जहाज पर काम करते हो, और आप ट्रांसपोर्ट की श्रेणी में आएंगे और सभी को प्राय पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस दिए जाते हैं ताकि आप अपने जिम्मेवारी को सही ढंग से निभा सके। तो अगर आपको ये अलाउंस प्राप्त होते हैं तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट इतना होगा, बाद बाकी आपके सारे अलाउंस टैक्सेबल हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारी कुछ अपनी समय सीमा होती है, उससे ज़्यादा एक समय में हम नहीं कर पाते हैं। अर्थात यही छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको एक अच्छा इनकम टैक्स का ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, यह मेरा वादा है। लेकिन आप मेरे वादे के साथ अपनी भी बातें को याद रखें कि हमें ये सब कॉपी पर लिखकर उसे कंठस्थ के रूप में याद करना होगा, तभी हम इनकम टैक्स के प्रॉब्लम को बना पाएंगे। अगर फिर कहेंगे, अगर आपको समझाने का तरीका अन्य दूसरे के द्वारा समझाने के तरीके से अगर भिन्न लगता हो, अच्छा लगता हो, तब जरूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, जरूर करें, ताकि मुझे भी आपके द्वारा मोटिवेट मिलता रहे, प्रेरणा मिलता रहे, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। यही हम तो देखते हैं कि एक छोटे से छोटे चैप्टर को भी 24 लेक्चर में बांट देते हैं। 24 लेक्चर इनकम फ्रॉम सैलरी में प्राय 24 नहीं 35 लेक्चर में भी प्राय टीचर्स नियमों को समाप्त नहीं कर पाते हैं। और मेरा वादा है कि आप 5 दिन मेरे वीडियो को देखिए, 5 लेक्चर के अंतर्गत ही प्राय इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे नियमों का पटापेच कर देंगे। आपको छठे वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो।